रसोई के नीचे ससुराल की औरतों का सीक्रेट पार्टी रूम। अरे सुमन बहू, तो हमारे घर के नियम भूल गई है क्या? जरा देख तो तेरी बड़ी बहू क्या कर रही है। घर के मर्द तैयार होकर आते ही होंगे, जल्दी खाना लगा। सुमन रसोई घर में आती है जहाँ शिवानी खाने की तैयारी कर रही होती है। बड़ी बहू, तुमने अभी तक सुबह का खाना नहीं बनाया? इस घर में समय पर मर्दों को खाना ना मिले तो क्या होता है, पता है ना? 3 सालों से यही तो चला आ रहा है। हम औरतें खाना बनाती हैं, मर्द आराम करते हैं, और किसी दिन उनका मूड खराब हुआ तो अपनी औरतों को मारते हैं। अरे बहू, अपने पति के बारे में भला कोई शरीफ लड़की ऐसे बातें करती है क्या? हम लोग खानदानी शरीफ लोग हैं, अपने पति के बारे में थोड़ा सोच समझ कर बोला कर। तभी राघव किचन में आता है। माँ, तुम भाभी को क्यों डांट रही हो? क्या गलत कहा उन्होंने? जब आपको पता है कि आपके हस्बैंड आप लोगों को परेशान करते हैं तो उन्हें जवाब क्यों नहीं देती हैं? देवर जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो आप कर रहे हैं, पर क्या आप अपनी वाइफ को वो खुशी दे पाएंगे, या फिर आप भी अपनी पत्नी को सिर्फ काम करने की मशीन समझेंगे? भाभी, मैं आपका देवर हूँ। मुझे हर लड़की की इज्जत करना आपने ही सिखाया है, तो फिर मैं अपनी वाइफ की इज्जत कैसे नहीं करूँगा? देखेंगे देवर जी। माँ जी, आप बाहर जाकर बैठिए, मैं सारा खाना लेकर आती हूँ। राघव और सुमन किचन से निकल जाते हैं और शिवानी सारा खाना फटाफट डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तभी घर के बाकी मर्द आकर खाने पर बैठ जाते हैं। सही समय पर सबका खाना लगा दिया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो अब तक बखेड़ा खड़ा हो गया होता। शिवानी बहू, तूने खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ, खाना तो अच्छा बना है। खाना अच्छा बना है, इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। फिर गंगा देवी और घर के सभी मर्द खाना खाकर, ठीक है, अब हम सब लोग चलते हैं, दोपहर का खाना ऑफिस में पहुंचवा देना। सभी खाना खाकर अपने काम पर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शिवानी गंगा देवी और सुमन के पास आती है। क्या हुआ बहू, तू अपने काम छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? मम्मी जी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। जल्दी बोल बहू, क्या बात करनी है? तेरे ससुर जी का आने का समय हो गया है, मुझे उनके नहाने के लिए पानी गर्म करना है। माँ जी, मैं वो सोच रही थी, देवर जी की इतनी उम्र हो गई है, आप लोग उनकी शादी के बारे में सोचते क्यों नहीं? आज तुझे अचानक अपनी देवरानी लाने का कैसे सूझ गया? आज से पहले तो तूने कभी राघव की शादी की बात नहीं कही। माँ जी, मुझे जो लगा मैंने बता दिया। वैसे भी देवर जी की उम्र में ही आपने मेरी और उनकी शादी करवाई थी। इतना कहकर शिवानी घर के काम में लग जाती है। वहीं गंगा देवी और सुमन, वैसे तेरी बड़ी बहू ने गलत तो कुछ नहीं कहा, तुझे ध्यान नहीं है, पर उसे ठीक ध्यान है कि देवर जी की भी शादी करनी है। जी माँ जी, मैं आज से ही अपने छोटे पोते के लिए लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। एक काम कर, तू पंडित को फोन कर। जी माँ जी। सुमन पंडित जी को कॉल लगाकर गंगा देवी को देती है। हाँ माँ जी, क्या बात है? आज मुझे कैसे याद किया? पंडित जी, मेरे छोटे पोते के लिए आपको लड़की ढूंढनी है। सुंदर, सुशील, संस्कारी लड़की ढूंढिए। माँ जी, आपने बोल दिया, समझिए हो गया। मैं कुछ कल लड़कियों की तस्वीर और बायोडेटा लेकर आता हूँ। ठीक है पंडित जी। इसी तरह आज का दिन भी जाता है और फिर अगले दिन। मिथिलेश बेटा, मैं तेरे छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं? मुझे क्यों ऐतराज होगा? माँ, तुम्हारा पोता है, जिसकी शादी करवानी है करवाओ, बस लड़की अच्छे घर की होनी चाहिए। मॉडर्न जमाने की लड़की मत पसंद करना। ठीक है बेटा। हाँ ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। मिथिलेश अपने बेटे के साथ काम पर चला जाता है। वहीं सभी पंडित का इंतजार कर रहे होते हैं। माँ जी, पंडित जी अभी तक आए नहीं, कब तक आएंगे पंडित जी? मैं क्या उनकी पीए हूँ जो मुझे पता होगा कि वो कब और कहाँ आएंगे? सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी पंडित जी आते हैं। नमस्ते माँ जी। आइए पंडित जी, बैठिए। पंडित जी अंदर आकर सोफे पर बैठते हैं। बहू, पंडित जी आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। शिवानी नाश्ता लेने किचन में चली जाती है और पंडित जी कुछ लड़कियों की तस्वीरें निकालते हैं। ये देखिए, ये सारी लड़कियाँ बड़े खानदान से हैं, सारी लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं। गंगा देवी और सुमन फोटो देखते हुए कहती हैं। माँ जी, ये लड़की देखिए, इस लड़की को देख। माँ जी, ये भी अच्छी है। अरे सभी लड़कियाँ अच्छी हैं और पढ़ी लिखी हैं। तभी शिवानी सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है और पंडित जी को नाश्ता देती है। ये लीजिए पंडित जी, चाय नाश्ता लीजिए। पढ़ी लिखी तो सभी होती है, कोई और बढ़िया लड़की की तस्वीर हो तो दिखाइए। एक और है, मैं तो कहूँगा आप इन सबको छोड़िए और इसी वाली लड़की से अपने पोते की शादी करवा दीजिए। गंगा देवी फोटो देखते हुए कहती हैं। आप इस लड़की के बारे में बताइए। माँ जी, इस लड़की का नाम महिमा है, बहुत ही सुशील और संस्कारी बच्ची है। बहू, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई है। पंडित जी, आप इस लड़की के घर वालों से बात कीजिए। ठीक है, मैं लड़की वालों से बात करके कुछ दिनों में आपको बता देता हूँ।
पंडित जी सारे फोटोज समेटते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पंडित जी का कॉल आता है। राम राम जी, क्या खबर है? खुशखबरी है भाई, लड़की वालों को भी आपका पोता पसंद है, आपसे मिलना चाहते हैं। किस दिन मिलना है? अगले रविवार को मिल लीजिए। ठीक है। गंगा देवी फोन रखकर खुशखबरी सभी को सुनाती हैं। जिस लड़की को मैंने पसंद किया था उसके घर वाले हमसे अगले रविवार को मिलना चाहते हैं। रविवार को तो हमारी पार्टी होती है। पार्टी तो हम रात में करेंगे, लड़की वालों से सुबह मिल लेंगे, ये ठीक रहेगा। हाँ, तो फिर सारी तैयारी कर लेना, रविवार को हम लोग लड़की देखने चलेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अगले रविवार को पूरा परिवार लड़की वालों से मिलने उनके घर आता है। अरे आप लोगों को यहाँ तक आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। आप लड़की को बुलाइए। महिमा बेटी, सभी के लिए चाय लेकर आ। सूट सलवार में महिमा चाय लेकर आती है और सभी को चाय देती है। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? जी महिमा नाम है मेरा। इसी तरह परिवार के सभी लोग महिमा से सवाल पूछते हैं और थोड़ी देर बाद, उमेश जी, हमें आपकी लड़की पसंद है। मिथिलेश जी, मुझे भी आपका बेटा बहुत पसंद है। दोनों परिवारों की रजामंदी से राघव और महिमा की शादी तय कर दी जाती है। फिर पूरा परिवार अपने घर चला जाता है और फिर मिथिलेश अपने कमरे में आता है। सुमन, तुमने अभी तक हमारी पार्टी की तैयारी नहीं की है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपकी पार्टी की तैयारी करती हूँ। सुमन तुरंत किचन में आती है। शिवानी बहू, आज तो रविवार है, सभी मर्दों की पार्टी की तैयारी करो। अरे मैं तो भूल ही गई थी। बहू तुम बाहर चूल्हा जलाओ, मैं चिकन लेकर आती हूँ। सुमन बाजार से चिकन लेकर आती है और शिवानी घर के बाहर चूल्हा जलाकर चिकन बनाती है। तभी पड़ोस ने, अरे क्या फायदा अपनी पुश्तैनी घर में चिकन ना बनाने का, जब घर के सारे मर्द चिकन और शराब के शौकीन हैं। शिवानी और सुमन पड़ोसियों की बात पर ध्यान नहीं देते और चिकन बनाकर घर के सभी मर्दों को छत पर देकर आते हैं, जहां घर के सारे मर्द शराब पीते हैं और चिकन खाकर पार्टी करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। राघव की शादी की तारीख निकलती है और शिवानी सभी को शादी की खुशखबरी सुनाती है। शिवानी दीदी, आपको लगता है आपके घर में आपकी देवरानी एडजस्ट कर पाएगी? जिस तरह आपके परिवार के मर्दों के लक्षण हैं, मुझे तो नहीं लगता आपकी देवरानी 2 महीने भी अपने ससुराल में रुकेगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और शादी का दिन आ जाता है। राघव और महिमा की शादी करवा दी जाती है और राघव महिमा को लेकर अपने घर आता है। महिमा, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। महिमा दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। तभी उसका घूंघट खुल जाता है। माँ, ये कैसी लड़की पसंद की है? कोई संस्कार नहीं है। मैंने क्या कर दिया? महिमा, पहले अपना घूंघट ओढ़ो। महिमा अपना घूंघट ठीक करती है। बहू, ध्यान रखना, कभी सर से घूंघट नीचे नहीं होना चाहिए। हमारे घर में सभी औरतें घूंघट ओढ़कर ही रहती हैं। राघव, बहू को अपने कमरे में ले जा। राघव महिमा को लेकर अपने कमरे में आता है। पापा के चिल्लाने से तुम डर गई क्या? डर गई? पूरी काम गई थी। घूंघट गिरने से इतना चिल्लाने वाले तुम्हारे पापा हमारी लव मैरिज के लिए कैसे माने? ये तो भाभी का कमाल है। कैसे? वो ऐसे कि भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये महिमा है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। शिवानी राघव के हाथ से महिमा की फोटो लेते हुए कहती है, लड़की तो बहुत अच्छी है, पर आपके पापा जी और भैया लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानेंगे। तभी तो आपके पास आया हूँ भाभी, कोई आइडिया लगा दो। ठीक है देवर जी, मैं कुछ करती हूँ। फिर भाभी ने पंडित जी को तुम्हारी तस्वीर दी और कहा, ये रिश्ता लेकर घर जाना। मेरी भाभी स्मार्ट है, हमारी लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना दिया। अरे, तब तो मुझे अपनी जेठानी जी का शुक्रिया अदा करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। इसी तरह राघव और महिमा कुछ देर बातें करते हैं और सो जाते हैं और फिर अगली सुबह महिमा तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए नीचे आती है। छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, खाना स्वादिष्ट बनाना। तुम्हारी दादी, सास, ससुर और जेठ को पसंद आना चाहिए। मैं खाना बना लेती हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं आता है। देवरानी जी, आपकी जेठानी जी है ना? शिवानी महिमा के साथ किचन में आती है और खाना बनाते हुए महिमा, थैंक यू दीदी, मुझे कल रात राघव ने बताया किस तरह आपने हमारी शादी करवाई। ठीक है, अब जल्दी जल्दी खाना बनाओ। महिमा खाना बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। खाना ठीक बना है। मम्मी जी और दीदी, आप भी सबके साथ खाने पर बैठ जाइए। महिमा के ऐसा बोलते ही सभी का मुंह बन जाता है और मिथिलेश और शिवम खाना छोड़कर चले जाते हैं। हे भगवान, बहू, तूने सभी को नाराज कर दिया, पर मैंने तो सिर्फ आपको खाने पर बैठने के लिए कहा। बहू, हमारे यहाँ पहले मर्द खाते हैं, बहुएं उनके साथ बैठकर नहीं खाती हैं और ना ही उनके खाने से पहले खाती हैं। ये कैसी परंपरा है? बहू, हमारे घर की यही परंपरा है और तुझे माननी भी पड़ेगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। महिमा धीरे धीरे अपने ससुराल की दक्यानुसी परंपराओं को जानने लगती है। तभी एक दिन रात में खाना खाते हुए, मैंने दूसरे शहर में अपना कारोबार शुरू किया है। 2 दिन बाद हम लोग ये घर छोड़कर पास के शहर में चले जाएंगे।
सभी अपनी पैकिंग कर लीजिए। अगले दिन सभी अपनी पैकिंग करने लगते हैं। घर का सारा फर्नीचर मालगाड़ी में लोड किया जाता है और पूरा परिवार पास के शहर में एक मोहल्ले में रहने आ जाता है। लगता है मोहल्ले में नए लोग रहने आए हैं। अच्छी बात है, बहुओं को भी अपनी किटी पार्टी के लिए 2 बहुएं और मिल जाएंगी और हमें अपने महिला मंडल के लिए एक सास और मिल जाएगी। चलो अपने नए पड़ोसियों से मिलकर आते हैं। आसपास के पड़ोसी सुमन और उनकी बहुओं के पास आते हैं। दीदी, हम आपकी पड़ोसन हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग बगल वाले शहर से आए हैं। और कौन कौन है आपके परिवार में? सुमन पड़ोसियों से बात करने लगती है, जिसे देखकर मिथिलेश का मुंह बन जाता है, जिसे देखकर सुमन, इन्हें पड़ोसियों से बात करना पसंद नहीं आ रहा है, पड़ोसियों को वापस भेज देती हूँ। अरे भाई साहब का मुंह क्यों बना हुआ है? भाई साहब, मुंह में मक्खी चली गई है क्या? मिथिलेश और शिवम और गुस्सा हो जाते हैं। तभी सुमन, अभी हमें घर की साफ सफाई करनी है, हम लोग बाद में बात करते हैं। सुमन पड़ोसियों को वापस भेज देती है। नई जगह है, नए दोस्त बनेंगे ये सोचकर तुम में से कोई मोहल्ले की औरतों से बात नहीं करेगा। मेरे घर की औरतें यहाँ वहाँ जाएं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर क्यों पापा जी, हमें तो सोशल होना चाहिए ना। महिमा चुप हो जाओ। अब किसे चुप करा रहा है? तेरी बीवी ने तो पिताजी से सीधा सवाल पूछने की हिम्मत कर ली। आप नाराज मत होइए, नई बहू है, उसे नहीं पता हमारे घर के नियम कानून। नहीं पता है तो बताओ, हमारे घर में बहुएं कैसे रहती हैं? जी धीरे धीरे मैं सब सिखा दूंगी। हमारी पार्टी के लिए छत पर चिकन और शराब लेकर आओ। इतना कहकर शिवम और मिथिलेश छत पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिमा कहती है, पापा जी और जेठ जी इतना नाराज क्यों हो गए थे और हमें बाहर की औरतों से बात करने से क्यों मना करते हैं? ये तो गलत है ना। छोटे बाहू, वो दोनों घर के मर्द हैं और घर के मर्द की बात सुनना और औरत का काम होता है, ना कि उससे सवाल जवाब करना। इतना कहकर गंगा देवी चली जाती हैं और शिवानी छत पर पार्टी का सामान देकर आती है, जहां हमेशा की तरह सभी मर्द पार्टी करते हैं और फिर अगली सुबह किचन की सफाई करते हुए। बहू, मैं जानती हूँ तुम्हारी बात गलत नहीं है, पर हमारा परिवार पुरुष प्रधान परिवार है और ये समाज भी तो पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए हम औरतों को मर्दों की ये सारी बातें माननी पड़ती है। नहीं मम्मी जी, आप लोग बहुत गलत सोचती हैं। अब समाज पुरुष प्रधान नहीं रहा, यहाँ औरतों को भी बराबर का हक है अपनी जिंदगी जीने का और पार्टी करने का। मन तो मेरा भी बहुत करता है, पर पतियों की नजर से बचकर हम कहाँ जाएंगे? तभी शिवानी से दीवार की एक टाइल दब जाती है और किचन के फर्श में सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। ये क्या है? ये तो किसी सीक्रेट रूम का दरवाजा लग रहा है। मैं तुम्हारे पापा जी को फोन करके बुलाती हूँ। नहीं मम्मी जी, हमें पहले इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। मम्मी जी, हमें पहले अंदर जाकर देखना है। शिवानी, महिमा और सुमन सीक्रेट रूम की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, जहाँ एक सुंदर और बहुत बड़ा कमरा होता है। ये कमरा कितना बड़ा और सुंदर है, इस कमरे को छुपाकर क्यों रखा गया है? हमारी आजादी के लिए। क्या मतलब बहू? मतलब मम्मी जी, ये हमारा सीक्रेट रूम बन सकता है जिसमें हम खुलकर जी सकते हैं। जैसे पापा और जेठ जी छत पर पार्टी करते हैं, वैसे ही हम लोग इस सीक्रेट रूम में पार्टी करेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और पापा जी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नहीं नहीं बहू, मुझे बहुत डर लगता है, कहीं तेरे पापा जी को पता चल गया तो क्या होगा? उन्हें कौन बताएगा? संडे की रात को वो लोग छत पर पार्टी करते हैं और हम लोग अपनी पार्टी करेंगे, और अगर उन्हें पता चल भी जाता है तो हम लोग कौन सा घर के बाहर है, घर में ही तो है, तुरंत बाहर आ जाएंगे। माँ जी, मुझे महिमा का आइडिया अच्छा लग रहा है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर तुम लोग कह ही रहे हो तो ठीक है, अगले हफ्ते हम लोग यहाँ पार्टी करेंगे। फिर सभी सीक्रेट रूम से बाहर आ जाते हैं और सीक्रेट रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और रविवार आ जाता है। बहू, तेरे पापा और पति के आने का समय हो गया है, उनकी पार्टी के लिए खाना तैयार कर दो। मम्मी जी, मैंने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली है, उनके आते ही गर्मा गर्म खाना तैयार करके उन्हें दे दूंगी। और महिमा कहाँ है? महिमा सीक्रेट रूम में हमारी पार्टी की तैयारी कर रही है। तभी डोरबेल बजती है। लगता है वो लोग आ गए। सुमन दरवाजा खोलती है और मिथिलेश और राघव अपने कुछ दोस्तों के साथ अंदर आते हैं। सुमन, हमारी पार्टी की तैयारी हो गई है ना? हाँ, तैयारी हो गई है। हम लोग छत पर जा रहे हैं, तुम वहीं पर सारा सामान भिजवा देना। मिथिलेश छत पर चला जाता है और सुमन सारा सामान तैयार करके राघव को दे देती है। मम्मी, आप ये सब मुझे क्यों दे रही हैं? मैं तो उनके साथ पार्टी भी नहीं करता हूँ। मैं भी तो उन्हें छत पर सामान देने चाहती हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं पार्टी करती हूँ। जा देकर आ। राघव छत पर मर्दों की पार्टी का सामान लेकर जाता है। शराब की कितनी गंदी बदबू आ रही है, ये लोग शराब कैसे पीते हैं? राघव पार्टी का सामान टेबल पर रखकर तुरंत नीचे चला जाता है। मम्मी को पता है मुझे ये सब पसंद नहीं, फिर भी मुझे छत पर भेजा, अभी जाकर पूछता हूँ। राघव किचन में आता है जहाँ कोई नहीं होता है। मम्मी, भाभी कहाँ गई? शायद सोने चली गई होंगी। अच्छा, थक गई थी इसलिए मुझे छत पर भेजा। चलो ठीक है, मैं भी जाकर सो जाता हूँ। राघव अपने कमरे में जाता है। अब महिमा कहाँ चली गई? फोन करता हूँ।
राघव सीक्रेट रूम में पार्टी कर रही महिमा को कॉल करता है। राघव फोन कर रहा है, दीदी जल्दी म्यूजिक बंद कीजिए। महिमा फोन रिसीव करती है। महिमा तुम कहाँ हो? मैं और दीदी मम्मी जी के कमरे में हैं। पर क्यों? मम्मी जी को डर लग रहा था इसलिए मैं उनके पास आ गई सोने। अच्छा ठीक है, ओके गुड नाइट। राघव फोन रखकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट रूम में सभी डांस करते हुए। क्यों मम्मी जी, मजा आ रहा है ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है। शिवानी, महिमा और सुमन अपने सीक्रेट रूम में पार्टी करती हैं और फिर अगली सुबह महिमा बाजार से आ रही होती है तब मोहल्ले की कुछ बहुएं उसे रोकती हैं। अरे आप तो हमारी पड़ोसन है ना, कल संडे को हमारी किटी पार्टी थी, हम आपको बुलाने आई थी पर आपकी दादी सास ने हमें भगा दिया था। आप लोग किटी पार्टी नहीं करती है क्या? आपकी छत पर तो आपके घर के मर्द लोग पूरी रात पार्टी कर रहे थे, आप लोग भी पार्टी किया करिए, बहुत मजा आएगा। हम भी पार्टी करते हैं पर किटी पार्टी नहीं, डांस पार्टी। डांस पार्टी? हमारे मोहल्ले में तो कोई डांस पार्टी नहीं करने देता है। हाँ तो आप लोग मेरे साथ डांस पार्टी कीजिए, कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने घर में ही सारा इंतजाम कर रखा है। तो फिर ठीक है, हम भी आपके साथ पार्टी करेंगे। फिर महिमा अपने घर चली जाती है और शिवानी के साथ किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी थैंक यू देवरानी जी, आपने मुझे लाइफ एंजॉय करवाई। जेठानी जी थैंक यू तो आपका, आपने मेरे और राघव की शादी के लिए कितने तिगड़म बैठाए थे। मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। वैसे देवर जी ने मुझे बताया नहीं आप लोग कहाँ कहाँ घूमने गए, कब से आप लोगों का चक्कर चल रहा था। आप जानना चाहती है? मैं दिखाती हूँ। महिमा शिवानी को लेकर अपने कमरे में आती है और एक डायरी खोलती है। ये देखिए दीदी, हम और राघव पहली बार मिले थे तब की फोटो, और ये फर्स्ट डेट, फर्स्ट मूवी और फर्स्ट नाइट आउट की फोटो। आपको पता है दीदी, हमारा 3 साल का रिलेशनशिप था जिसे आपने सक्सेसफुल बना दिया। महिमा तुम शादी से पहले इस तरह के मॉडर्न कपड़े पहनती थी। हाँ दीदी, काश दोबारा पहन पाती। तो फिर चलो अपने लिए मॉडर्न कपड़े खरीद के लाते हैं, अगली पार्टी में मॉडर्न ड्रेस पहनेंगे। सच में दीदी, चलिए। शिवानी और महिमा एक मॉल की शॉप में आती हैं। दीदी यहाँ कितने सारे न्यू कलेक्शन हैं, ये सारे कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो ये वाला और ये वाला दोनों लूंगी, और मैं तो ये तीनों लूंगी। महिमा और शिवानी ढेर सारी शॉपिंग करती हैं और फिर अपने मोहल्ले में आ जाती हैं। महिमा हमने कपड़े तो खरीद लिए पर घर में कैसे लेकर जाए? दादी सास तो आगे ही बैठी होगी। दीदी सीक्रेट रूम का एक दरवाजा घर के पीछे की तरफ खुलता है, हम वहाँ से सीक्रेट रूम में और फिर सीक्रेट रूम से किचन में चले जाएंगे। महिमा और शिवानी सीक्रेट रूम के पीछे वाले दरवाजे से अपने सीक्रेट रूम में आ जाती हैं। दीदी इन कपड़ों को यहीं रख देते हैं। अपने शॉपिंग बैग्स को सीक्रेट रूम में रखकर महिमा और शिवानी ऊपर आ जाती हैं। ऐसी कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शिवानी और महिमा छत पर कपड़े सुखा रही होती हैं। देवरानी जी आज तो मॉडर्न ड्रेस में बहुत सारी फोटोज लेंगे हम लोग। हाँ दीदी, मम्मी जी के साथ भी फोटो लेंगे, आज तो पार्टी में मजा ही आ जाएगा। तभी मिथिलेश छत पर आ जाता है। अरे किस पार्टी में मजा आ जाएगा? कौन सी पार्टी कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं, कोई सी भी पार्टी नहीं। तो फिर इतना घबरा क्यों रही हो? तभी सुमन छत पर आती है। अरे आप भी क्या बच्चों को डरा रहे हो? आज संडे है ना, ये लोग आपकी पार्टी की ही बात कर रही होंगी। हाँ हाँ, उसी की बात कर रहे थे। हम सोच रहे थे आज आपकी पार्टी के लिए स्पेशल क्या बनाया जाए। ओह, इस बार सीख कबाब और चिकन टिक्का बना देना। हाँ इसी तरह शाम हो जाती है और महिमा और शिवानी किचन में सीख कबाब और चिकन टिक्का बना रही होती है कि तभी आज तो बाल बाल बचे, हाँ पकड़े गए तो न जाने क्या होता। जब तक हम लोग साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा, और तुम लोग को जो करना है करते रहो। मम्मी जी पापा जी की पार्टी का खाना तैयार हो गया, लाओ मैं देकर आती हूँ। सुमन हमेशा की तरह मिथिलेश को पार्टी का खाना और शराब देकर नीचे चली आती है। दादी सास और राघव भी सो गए, अब चलो पार्टी करने। शिवानी टाइल्स में लगी बटन दबाती और सीक्रेट रूम का दरवाजा खुल जाता है। चलो। सभी सीक्रेट रूम के दरवाजे से सीक्रेट रूम में आ जाते हैं जहां डीजे, लाइट्स और खाने पीने की सारी व्यवस्था की हुई थी। मम्मी जी आज पार्टी में डबल मजा आएगा क्योंकि हम लोगों ने पार्टी के लिए मॉडर्न कपड़े लिए हैं। डबल नहीं 3 गुना मजा आने वाला है क्योंकि मैंने मोहल्ले की कुछ औरतों को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया है। तभी महिमा पीछे का दरवाजा खोलती है और मोहल्ले की कुछ औरतें सीक्रेट रूम में आ जाती हैं। इतना बड़ा रूम और इतना बड़ा डांसिंग फ्लोर, आज तो बहुत मजा आएगा। सभी औरतें गाना बजाकर डांस करने लगती हैं। वहीं महिमा, सुमन और शिवानी भी अपनी मॉडर्न ड्रेस पहनकर डांस करने लगती हैं। बहू बहुत मजा आ रहा है, ढिंचक ढिंचक डांस करेंगे, ढिंचक ढिंचक पार्टी करेंगे। रसोई के नीचे ससुराल की औरतें पार्टी कर रही थी। तभी गंगा देवी की आंख खुलती है। प्यास लगी है, किचन से पानी लेकर आती हूँ। गंगा देवी किचन में आती हैं और जमीन के नीचे से आ रही गानों की आवाज सुनकर हैरान हो जाती हैं। ये जमीन से आवाजें कैसी आ रही हैं? मम्मी जी बाथरूम से आती हूँ। महिमा अंदर से सीक्रेट रूम का दरवाजा खोलती है और बाहर निकलती है। दादी सासू माँ आप यहाँ? मुझे लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं पर यहाँ तो कुछ और ही चक्कर चल रहा है। खुफिया कमरे में पार्टी चल रही है सबकी, मुझे अंदर लेकर चल। महिमा गंगा देवी को सीक्रेट रूम में लेकर आती है।
सुमन बहू, तू भी यहाँ पर है? तुम तीनों बहुएं मिलकर मेरे घर की परंपरा नष्ट कर रही हो। मैं भी तुम सबके पतियों को बुलाकर लाती हूँ। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, जरा देखिए तो हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। गंगा देवी सभी को नाचते हुए देखती हैं। वैसे सब लोग खुश तो लग रहे हैं, ऐसी क्या बात है इस पार्टी में? मैं बताती हूँ दादी सासू माँ। महिमा अपनी अलमारी से एक मॉडर्न ड्रेस निकाल कर गंगा देवी को भी पहना देती हैं। इस कपड़े में तो मैं तुमसे भी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। आइए, अभी और मजा आएगा। महिमा गंगा देवी को डांस फ्लोर पर ले जाकर डांस करने लगती है। मैं भी डांस करूंगी। फिर रसोई के नीचे ससुराल की औरतें अपने सीक्रेट रूम में सभी एंजॉय करती हैं। ऐसे ही हमेशा ससुराल की औरतें अपने सीक्रेट रूम में हर रविवार पार्टी करने लगती हैं। तभी एक रविवार मिथिलेश छत पर कुछ मर्दों के साथ पार्टी कर रहा होता है। मर्द वही जो औरत को काबू में रख सके, जैसे कि हमारे घर की औरतें हमारे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करती हैं। अरे झूठ बोलते हो, तुम्हारी औरतें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं। मेरी बीवी के साथ संडे के दिन पार्टी करती हैं। मैंने अपनी बीवी के फोन में फोटो देखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे तो फिर चलो मैं दिखाता हूँ। महेश मिथिलेश को सीक्रेट रूम के पीछे वाले दरवाजे से सीक्रेट पार्टी रूम में लेकर आ जाता है। ये देखो तुम्हारे घर की औरतें। अपने घर की औरतों को पार्टी करते देखकर मिथिलेश और शिवम का गुस्सा फूट पड़ता है। अरे तुम सब मिलकर अपने पतियों को धोखा दे रही हो। मैं सोचता था मेरे घर की औरतें कंट्रोल में है, पर तुम लोग तो बिगड़ चुकी हो। नहीं, ऐसा मत कहिए, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। पार्टी करना गलत काम नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ, ये सब महिमा और शिवानी का ही किया हुआ है। उन्हीं का सिखाया हुआ होगा। इन्होंने तो दादी माँ को भी बिगाड़ दिया। हमें नहीं रहना ऐसी नीच औरतों के साथ। मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं दूसरी शादी करूंगा। डिवोर्स की बात सुनकर गंगा देवी आगे आती हैं। हाँ, दे डिवोर्स। वैसे भी तुम लोग किसी के पति बनने के लायक नहीं हो। सारी जिंदगी अपनी पत्नियों को जूते की धूल समझा, और आज जब वही धूल आंख में पड़ी तो तन बदन में आग लग गई। माँ, इन्होंने तुम्हें भी समझा पड़ा दिया है। नहीं, मेरी आंखें खुल गई है। तुम लोग हर रविवार को शराब पीकर पार्टी करते हो और गुस्सा आने पर अपनी पत्नियों को मारते हो। उसके बाद भी ये लोग चुपचाप सब सहती थी, और आज जब ये लोग अपने ही घर में औरतों के साथ सिंपल पार्टी कर रही हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। सोचो तुम मर्दों की दारू पार्टी देखकर हम औरतों को कितना बुरा लगता होगा। मिथिलेश और शिवम को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ, तुम सच कह रही हो। बेशरम तो हम हैं जो अपनी पत्नियों से दारू पार्टी की तैयारी करवाते थे। सुमन, मुझे माफ कर दो। शिवानी, मुझे भी माफ कर दो, और महिमा तुम भी मुझे माफ कर दो। एक शर्त पर, आप लोग कभी दारू पार्टी नहीं करेंगे। हमें मंजूर है। मिथिलेश और शिवम को माफ करके घर की औरतें उनके साथ पार्टी करती हैं, और फिर अगले संडे को मिथिलेश और शिवम अपनी पत्नियों के लिए शॉर्ट ड्रेस लेकर आते हैं और उनके साथ उनके सीक्रेट रूम में पार्टी करते हैं।